तक हमने देखा एक डॉक्टर आके जोए का इलाज कर देता है और तब जोए उस आदमी को जला देता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था और आगे बाकी निंजा को ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से वो माइक के पास मदद के लिए जाता है। पर वहां पर भी निंजा उन पर हमला कर देते हैं और तब उन दोनों को आउजा पर शक होता है। और अब आगे तब यहाँ पर एक आदमी पर हमला हो जाता है और उसके बॉडीगार्ड उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। तब वह आदमी कहता है, प्लीज गॉड, मुझे उस डेमन से बचा लो। और तब एक आदमी अपने रोबोट्स को यूज करके उसे मार देता है और तब उसे ही गान की फोटो आती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो सच में कितना इंटरेस्टिंग मिशन है। तब हमें यहाँ एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ लेल खाना खा रहा होता है। तब यामाजी वहाँ आ जाता है और लेल कहता है, वो किस तरह की बेकार सी जॉब थी। उन्हें मारने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उसके लिए मुझे अपना बड़ा रोबोट वेस्ट करना पड़ा। तो इसलिए अगली बार ऐसे कामों को दूसरों को हैंडल करने देना। ठीक है मास्टर यामाजी, तुम एक स्वॉर्ड हो और स्वॉर्ड एक वेपन होता है जिसकी खुद कोई इच्छा नहीं होती। मैं समझ गया बॉस, पर मैं आपको एक चीज कह दूं, आपकी पिकअप लाइंस अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इस तरह निंजा की तरह इधर उधर घूमना और किसी प्राण और सीक्रेट कोड को मानना आपका स्टाइल नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पुरानी चीजें बहुत पसंद आती हैं। एक्साइज को इस टाइम निंजा नहीं माना, तो अब हम उन्हें एनिमीज मानते हैं और जैसे ही हम उन्हें ढूंढ लेते हैं वैसे ही उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सीक्रेट आर्ट्स कभी बाहर आए। वैसे मुझे मानना पड़ेगा बॉस, ये अगली वाली जॉब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रही है। हिगान, जो कि जापान की हिस्ट्री में लाइट निंजा में से एक था, इससे बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक में मास्टर कर रखा है और जब यो अपने टारगेट को मारता है तब ये उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। ये तो निंजा में भी ट्रू निंजा है और अब ये सिर्फ मेरा होने वाला है। हमने इसे पहले भी मारा है और तब डॉक्टर्स ने इसे मरा हुआ घोषित कर दिया था, पर पता नहीं ये कैसे बच गया। हमें तो लगता है कि इसने कोई सीक्रेट आर्ट को यूज़ किया है। तो ये वो स्पेशल टेक्निक में से एक है जो कि ओल्ड निंजा यूज़ किया करते थे। ये तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। हमें अगली बात ध्यान रखना होगा कि हम उसे पूरी तरह मार दें, पर उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार उसकी टेक्निक क्या है और उसके लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। मेरे पास एक आसान सा सल्यूशन है। वह बहुत जल्दी मेरे पैरों में पड़ा होगा और मेरे जूते चाट रहा होगा जब मैं उसे बुरी तरह मारूंगा। ओ, मैं एक चीज सब भूल ही गया। आखिरकार उस रेपर का क्या हुआ? तो ये जाए कुछ बंदूक को मार डालता है और तब एक निंजा कहता है, बिना गर्व के अपनी तलवार उठाना बस एक वायलेंस है और ये बात मैंने तो बहुत पहले सिखाई थी। जाइए, आखिरकार तुमने कितने एक्साइल निंजा, या फिर मैं ये कहूँ कि अपने पुराने साथियों को मार दिया है। ऑर्गेनाइजेशन अब पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और तुम लोग एक्साइल को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम्हें उनसे डर लगता है। और अब जो एक्साइल बच गए हैं उन्हीं के अंदर सिर्फ गर्व रह गया है। और इसका सबूत ये है कि अब तुम हीगान को मारने में नाकाम हुए हो। उसने ये प्रूव कर दिया है कि हम जैसे लोग जो कि पुराने तरीकों पर विश्वास रखते हैं, वो तुम जैसों के हाथों नहीं मरते हैं। और अब जब बाकी एक्साइलेंसर्स को इसके बारे में पता लगेगा, तो वो लोग भी मेरी तरह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चलो, फिर अब मैं तुम्हें गर्व के साथ बताता हूँ कि किस तरह मैंने तुम्हें ये तलवार उठाना सिखाया है। और तब वो बंदा अपनी सीक्रेट आर्ट को यूज करके जाई पर हमला कर देता है और कहता है, इस ब्रेड ऑफ विंड से बचना इम्पॉसिबल है। ये मेरी सीक्रेट आर्ट है जिसे फ्लाइंग सेलो कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं जाई बिल्कुल ठीक होता है। तब निंजा कहता है, अब तुम दूसरी बार मेरी टेक्निक से नहीं बच पाओगे, पर रोको तुम्हारी तलवार कहाँ है। और तब हम देखते हैं जाई की तलवार उस निंजा के आर पार हो चुकी होती है और वो कहता है, तो ये चीज़ ऐसी ही होनी थी। तो चलो, फिर अब मैं नरक की गहराइयों में तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो यहाँ लिल कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो रीपर भी हिगान को मारने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा होगा। मैंने जाई को हिगान के साथ किसी भी तरह की लड़ाई करने से मना किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उन दोनों को लड़ने ही नहीं देंगे? तो ये माइक कहता है, आखिरकार तुम मुझे ये क्या बता रहे हो? ये तो बिल्कुल बकवास है। तब हम देखते हैं जिस जगह पे हीगान और माइक मिले थे, उस केस को ऑफिसर्स ने बंद कर दिया है और उसके मालिक को चाइनीज माफिया के साथ जोड़ दिया है और वो पूरी लड़ाई एक दो गैंगों की बीच की लड़ाई में तब्दील हो गई है। तो माइक कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बंदा तो एक मामूली इंसान था और ढंग से बर्तन भी नहीं धो सकता था। तब एक ऑफिसर कहता है, तो फिर से इस तरह देखो कि तुम्हें अब वहां का बेकार सा खाना नहीं खाना पड़ेगा। तब माइक का बॉस उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, तुम्हें अपनी ड्यूटीज पर ध्यान देना चाहिए माइक, और अगर तुम बार बार ऐसी जगह पर अपनी
नाक घुसाते रहोगे जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। ज़रा ध्यान से सोचो, तुम ये सब कुछ करके अपनी अच्छी सी रिटायरमेंट को खराब कर रहे हो। इसकी जगह तो तुम पूरा दिन विस्की पी सकते हो और फिशिंग कर सकते हो। तब माइक कहता है, इस टाइम तो मुझे विस्की से ज़्यादा जेपनीज़ साकी अच्छी लगती है। तब उसका सीनियर कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी साकी भेजूँगा और साथ में एक फिशिंग रोड भेजूँगा। तब माइक कहता है, तो उसके लिए थैंक यू। और हाँ, वो फिशिंग रोड आहूजा ने बनाई होगी ना? तो उसका सीनियर कहता है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि जब लोग थक जाते हैं, तब वो बुरे डिसीजन लेते हैं और अब तभी आना, जब तुम्हारा रिटायरमेंट डे होगा और यही एक एक्स पार्टनर होने की नाते मेरी एडवाइस है। तो यहाँ ही गान किसी चीज़ को बना रहा होता है और तभी उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। जिस वजह से वो पूरी तरह काँपने लगता है तो वहाँ पर माइक आ जाता है और कहता है, तुम थोड़े पागल हो, इस जगह को तो मेरा नेविगेशन भी ढूँढ नहीं पा रहा था। ये जगह अच्छी है क्योंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कोई यहाँ आ रहा है या नहीं। मैंने उससे कहा था कि मैं डीन अमेज़ के पैसे दे दूँगा पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे पूरे रेस्टोरेंट के पैसे देने पड़ेंगे। मुझे उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसे गलत केस में फँसा दिया गया है, तो उसके लिए हमें बाद में कुछ करना होगा। तो क्या तुम पैकिंग डक खाओगे? तब अंदर जाकर माइक कहता है। एनालिसिस करके हमें पता चला है कि वो ब्लेड स्पेशल अलॉय का बना था और वो अलॉय आहूजा का है। तो इससे पता चलता है कि औजा और निंजा के बीच में ज़रूर कोई कनेक्शन है। तो मैं इसके आगे और इन्वेस्टिगेशन करूँगा और देखूँगा कि मुझे और कुछ मिलता है या नहीं। औजा सच में बहुत डेंजरस कंपनी है और एफबीआई उसके इशारे पर चल रही है और वो चाहती है कि मैं पीछे हट जाऊँ। वैसे मैं एफबीआई को ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं खुद मरते हुए बचा हूँ। उन्होंने मेरी फैमिली को मारा। अब मैं उन सभी लोगों को ढूँढ कर मार डालूँगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। लगता है मुझे तुमसे पहले और भी लोगों को हथकड़ियाँ लगनी पड़ेगी। मैंने लोगों को क्रिमिनल्स से बचाने के लिए जॉब जॉइन की थी, तो इसलिए मैं यही करूँगा और वैसे भी मुझे फ़िशिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर इसका मतलब अब हम दोनों साथ में हैं। इतने सालों की जॉब में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आज तक ऐसी पागल निंजा के साथ डील बिल्कुल नहीं की है। तो हिगन माइक को ड्रिंक देता है और कहता है, अगर आप किसी के साथ ड्रिंक शेयर करते हो, तो आप उसके साथ एक अलायंस बना लेते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे अजीब बंदे के साथ काम करने वाला हूँ, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि मुझे उन बेकार से लोगों को पकड़ना है। और तब वह दोनों ड्रिंक पी लेते हैं। तो माइक कहता है, रुको ज़रा, ये तो दारू नहीं है, ये एक एनर्जी ड्रिंक है, मुझे तो निंजा समझ में नहीं आते हैं। इसका निंजा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस इसे पीना अच्छा लगता है। इस टाइम हमें आऊजा के खिलाफ सबूत मिले हैं और मेरे पास कोई ऐसा है जो कि औसा के बारे में थोड़ी बहुत ही चीज़ें जानता है और शायद वो यहाँ पर आ भी गया है। और तभी हम देखते हैं, उनके दरवाजे से एजेंट डक एंटर करती है। तब यहाँ वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं और माइक कहता है, तुम्हें ये याद है ना कि जब तुम नई-नई आई थी, तब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? आपने सिखाया था कि कभी भी मीटिंग में लेट नहीं होते। अच्छी बात है कि तुम्हें याद है, तो मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ कि लेट होने का मतलब क्या है। अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो लड़कियों को तुम पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। ज़रा ध्यान से सुनो, तुम हमेशा लेट आती हो। हाँ, हाँ, मुझे पता है। पर आखिरकार मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे पहले तो काम से छुट्टी लेने का बहाना ढूँढना पड़ा और उसके बाद मुझे घर जाकर इसे वापस लाना पड़ा। अब आखिरकार इस बेकार से कचरे का इन सब से क्या लेना-देना? क्या तुम्हें ये बेकार सा कचरा लग रहा है? तुम्हारी वो कार है जिसे बेकार सा कचरा कहा जाता है। वो एक अच्छी कार है क्योंकि वो हमेशा मुझे टाइम पर पहुंचा देती है। तुम्हारा तो गाड़ी में टेस्टी बहुत खराब है। तो हीगान कहता है, ये कार 20वीं सदी के बेस्ट डिजाइनर ने बनाई है। इसके अंदर एयर कूल्ड फोर्स सिलेंडर 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन है। इसका बॉडी वर्क, रियर माउंटेड इंजन और रियर फील्ड ड्राइव, इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। ये एक अच्छी कार है। तो ये हुई निंजा वाली बात, तुम्हारा गाड़ियों को लेकर बहुत एक्सीलेंस टेस्ट है। तब हिगान माइक को घूरने लगता है। तब माइक कहता है, शांत हो जाऊं, ये हमारी साइड है। तुम्हें क्या लगता है उन फ्यूचरिस्टिक वेपर्स को किसने एनालाइज किया है? मुझे हमेशा से निंजा बहुत पसंद थे, तो इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। बहुत हो गया, हम यहाँ पर निंजा और कार्स के बारे में बातें करने नहीं आए हैं। मुझे पता है हम यहाँ पर आउजा के बारे में बात करने आए हैं, तो चलो फिर जल्दी से अंदर बैठ जाओ। तब यहाँ अंदर माइक और हिगन को फिट होने में मुश्किल हो रही होती है। तब एमा कहती हैं, शांत हो जाओ क्योंकि तुम बहुत जल्दी ये सब कुछ देखकर रोने वाले हो। और तब हम देखते हैं, उसकी पूरी कार में लैपटॉप होते हैं और उन सभी के सामने बहुत सारी स्क्रीन आ जाती हैं। तब एमा कहती हैं, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जे एक बहुत बड़ा मूवी कंप्यूटर है जिसे मैंने खुद बनाया है। जो सारी इन्फॉर्मेशन अब हमें चाहिए वो यहाँ पर है। मैंने आऊजा बारे में बहुत रिसर्च की है
और मुझे पता चला है कि आउजा एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज कंपनी है जो कि मिलिट्री वेपन्स, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लीन एनर्जी और बाकी चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको बनाने में इसी का हाथ है। और इनके ग्लोबल मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग बहुत जल्दी अपने कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हैं। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम्स को चेंज करते जा रहे हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर आउजा नहीं है। पर इस चीज़ से बहुत सारे डार्क रूमर्स भी पैदा हुए हैं। हाँ, तुम किस तरह के डार्क रूमर्स की बात कर रही हो? इनके राइवल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पर्सन और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कि इनके फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वह सारे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। और अभी-अभी की बात है कि जिस पर्सन को तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, वो यूरोप का बहुत ज़्यादा जाना-माना पॉलिटिशियन था और उसने अपनी कंट्री में फॉरेन कंपनीज़ को आने से मना कर दिया था और अचानक से वह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। और जब उसकी जगह उसके सक्सेसर ने ले ली, तो उसने फॉरेन कंपनीज़ को अपने देश में आने की इजाज़त दे दी और उन्हीं कंपनी में से एक कंपनी ओजा है। उनकी प्रोग्रेस में बहुत सारी डेथ हुई है और मेरे हिसाब से निजा ही इनके पीछे है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक बड़ी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और निंजा साथ काम कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो ये सच में एक डरावना सपना है। तो यहाँ आउजा में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं और जोसेफ कहता है, ये तो सच में बहुत कमाल का है। मुझे हर बार इसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी एक साइंटिस्ट कहता है, सर, पिछले लास्ट टेस्ट से औजा रिएक्टर की आउटपुट बढ़ गई है और अब ये पर सेकेंड 2.2 मिलियन किलोवाट पावर को जनरेट कर सकता है। और अब तो हमारे वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यही वो चीज़ है जो हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाएगी। और अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को हर छोटी छोटी जगह पे भेज दिया, तो दुनिया वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब है। आउजा ही इस दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी बनेगी। जो मैजिक हम यहाँ बना रहे हैं, वो लोगों की दुनिया बदल देगा। और बहुत जल्दी आऊजा पूरे वर्ल्ड को एक नया स्टैंडर्ड देगा। और तब वो वापस अपने रूम में चला जाता है जहाँ यामाजी उसका वेट कर रहा होता है। तब जोसेफ कहता है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे तो मैं चाहता था कि हम डिनर पर बात करें। तुम तो डायरेक्टली मेरे ऑफिस ही आ गए हो। क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात है? तो यामाजी उसे वो फोटो दिखाता है जहाँ पर हिगान पर हमला हुआ था। तो जोसेफ कहता है, ये मेरी टीम के बंदे हैं। हमें उस वेपन पर फीड डाटा चाहिए था जो हम बना रहे हैं। और एक निंजा जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, वो हमारे वेपन को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। और मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से इंश्योर किया था कि मेरी टीम एक्स निंजा को ही टारगेट करे, जिसका तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना ना हो। तो यामाजी उसे घूरने लगता है। तो जोसेफ कहता है, अच्छा ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। तुम देख सकते हो ना कि हमें बहुत सारे डाटा की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें उस वेपन को चलाने की ज़रूरत थी। हम लोग पार्टनर्स हैं ना, तो अगर हमें बेटर फ्यूचर बनाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अगली बार से ऐसा कोई भी स्टंट मत करना। और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ एमा कहती है, ये जगह आउजा का सेंटर है और यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमें आगे का सब कुछ पता चलेगा। और हमें ये भी पता चलेगा कि निंजा इसमें कैसे इन्वॉल्व है। हमें पता है कि उनका सेंटर औजा सिटी में है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है और उस पूरी सिटी को ऑर्गेनाइजेशन ही चला रही है। वहाँ पर वो लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी और एनर्जी सोर्सेज को टेस्ट करते हैं। तभी हिगान माइक को पीछे की तरफ धकेलता है और हम देखते हैं उस गाड़ी की छत से कोई तलवार से हमला कर देता है। तब हिगान एमा को गाड़ी भगाने के लिए, और यह माइक उस निंजा पर गोलियों चलने लगता है जो कि उनकी छत से उन पर वार कर रहा होता है। तभी हिगान अपनी सीक्रेट आर्ट यूज करके उस निंजा को मार देता है। और तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी एक ट्रक के साथ टकरा जाती है, जिससे एमा और माइक दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वो निंजा उन पर हमला कर देता है और हिगान उसके हमले से बचकर बाहर आ जाता है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो दोनों दीवारों पर लड़ते हुए छत पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। तो हम देखते हैं वो निंजा एक रोबोट होता है और तब वो अपने अंदर से बहुत सारी तारें निकालता है और हिगान के ऊपर टारगेट लॉक करके उन सभी तारों से उस पर हमला कर देता है। तो हिगान उनका आरोप से बचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी ये तार उसकी पीठ पर हमला कर देती है। तो हिगान अपनी सीक्रेट आर्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके 6 और हाथ आ जाते हैं और वो सारे हाथ उन सभी तारों को पकड़ लेते हैं। तब वो रोबोट हिगान पर हमला कर देता है, पर हिगान उसके हमले से बचकर उसी की तारों के साथ उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है।
पर तब वो रोबोट उस पर मिसाइलें फेंकना स्टार्ट कर देता है और यहाँ वो तारे दोबारा से उस रोबोट में जुड़ जाती है, जिससे कि वो हिगन को पीछे की तरफ खींच लेता है। और वो मिसाइलें जैसे ही हिगन को छूने लगती है, हिगन उन दोनों मिसाइलों को बीच में से काट देता है, जिससे कि वहां पर धमाका होता है और हिगन हवा में उड़ने लगता है। तो वो रोबोट अपने मुंह से मिसाइलें फेंकता है, पर हिगन हवा में ही उन सभी को डॉज कर देता है और उस रोबोट पर अपनी एक तलवार फेंककर दूसरी तलवार को उसके मुंह के आर पार कर देता है। तब हिगान उस रोबोट में से उसका कैमरा निकाल लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। तब ये लेल वो सब कुछ देख रहा होता है और हिगान उसे मारने की धमकी देकर उस कैमरे को तोड़ देता है। तब ये एम्बुलेंस आकर माइक और रेमा को ले जाती है। तभी ही गान को एक फोन आता है और एक पर्सन कहता है, तो अब वक्त आ गया है जब हम बात करेंगे हीगान। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। उसे क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हो।